अस्सलामुअलैकुम। सेकंड ईयर फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है ये एक्चुअली टू वर्ड्स का कम्बिनेशन है। फर्स्ट जो है इलेक्ट्रो, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्टैटिक जो है इसका मतलब है स्टेट ऑफ रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम डिफाइन करेंगे दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, that branch of physics in which we study about static charges। यानी कि फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम स्टैटिक चार्जेस को पढ़ेंगे, वो चार्जेस जो कि स्टेट ऑफ रेस्ट में हो, उन चार्जेस को जब हम पढ़ेंगे तो उसको हम किस ब्रांच में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे। अब देखें, फिजिक्स का एक और ब्रांच है जिसका नाम है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। पहले मैं दोनों ब्रांचेस को डिफाइन करता हूं और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। इलेक्ट्रोडायनामिक्स को किस तरह डिफाइन करेंगे? दैट ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट मूविंग चार्जेस। अब देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम एक चार्ज को कंसिडर कर लें कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो अब दो ऑप्शन है। या तो ये चार्ज अपने पॉइंट पर स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा, इस पॉइंट से इधर उधर मूव नहीं करेगा, तब हम इसको स्टैटिक चार्ज कहेंगे कि ये चार्ज जो है ये अपने पॉइंट पर साकिन हालत में है, ये किसी किस्म की हरकत नहीं कर रहा। तो इस तरह के चार्ज को हम स्टैटिक चार्ज कहेंगे। इसके बरक्स दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि फॉर एग्जांपल ये चार्ज है, इस चार्ज को हम किसी सोर्स के जरिए से इस पॉइंट तक मूव करें, तब हम इसको कहेंगे कि ये मूविंग चार्ज है। अब जब चार्ज स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो इनके प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं। जब चार्ज स्टेट ऑफ मोशन में हो जाए, स्टेट ऑफ मोशन में आ जाए, तब इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो स्टैटिक चार्ज है और मूविंग चार्ज है, इन दोनों के प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल जो स्टैटिक चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है। जो स्टैटिक चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है, और मूविंग चार्ज जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो है ये अपोजिट प्रॉपर्टी है। मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को भी क्रिएट करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी क्रिएट करता है। यानी कि जो मूविंग चार्जेस हैं ये दोनों फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, और जो स्टैटिक चार्ज है वो सिर्फ एक फील्ड को ही प्रोड्यूस करता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑनवर्ड लेक्चर्स में आएंगे, फिर इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां तक हम सिर्फ ये कहेंगे कि जो स्टैटिक चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है, और मूविंग चार्ज जो है ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को क्रिएट करता है। अब इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो स्टैटिक चार्ज है इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो मूविंग चार्ज से बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब दोनों चार्जेस के प्रॉपर्टी डिफरेंट है, इसलिए हम दोनों को डिफरेंट ब्रांच में डिस्कस करेंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक कौन सा ब्रांच है? ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम स्टैटिक चार्जेस को डिस्कस करेंगे, जबकि डायनामिक्स का मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब इलेक्ट्रोडायनामिक का क्या मतलब है? कि मूविंग चार्जेस। तो वो ब्रांच जिसमें हम मूविंग चार्ज की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो फिजिक्स का जो सेकंड ईयर का पहला चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पर बेस करता है। उसमें सारे के सारे हम स्टैटिक चार्जेस पढ़ेंगे,
उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है, उससे रिलेटेड जो फिनोमेना है उसको डिस्कस करेंगे। जबकि सेकंड जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, उसमें हम जो मूविंग चार्जेस है, मूविंग चार्जेस के प्रॉपर्टीज है उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर हम बार बार एक वर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं कि चार्ज। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो माइंड में प्रोड्यूस होता है वो ये कि ये चार्ज बेसिकली होता क्या है, और ये चार्ज जो है इसको हम किस तरह किसी ऑब्जेक्ट पर अपीयर करेंगे। तो सबसे पहले चार्ज को डिफाइन करते हैं। चार्ज को हम डिफाइन करेंगे, दैट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, दैट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर due to which it can attract or repel another matter। अब देखें, दैट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक का क्या मतलब है? इंट्रिंसिक का मतलब है कि नेचुरल प्रॉपर्टी। नेचुरल प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि मैटर के अंदर ये प्रॉपर्टी पहले से मौजूद होती है। हम एक्सटर्नली मैटर के अंदर इस प्रॉपर्टी को डाल नहीं सकते, बल्कि मैटर के अंदर ये प्रॉपर्टी पहले से मौजूद होती है। इसलिए हम इसको इंट्रिंसिक नेचुरल प्रॉपर्टी या इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बोलेंगे। द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अनदर मैटर। मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये दूसरे मैटर को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या दूसरे मैटर को रिपेल कर सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? चार्ज कहेंगे। तो चार्ज बेसिकली है क्या? चार्ज एक मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मैटर की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये दूसरे मैटर को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। अब देखें, मैटर जो है, मैटर की बेसिकली दो मेन प्रॉपर्टीज है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। एक है इसकी प्रॉपर्टी मास और दूसरा है इसकी प्रॉपर्टी चार्ज। अब देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को लें, एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 है, तो हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये पढ़ा है कि ये दो मासेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये जो दो मासेस है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिसके लिए इक्वेशन भी न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर बनता है। देखें, अब यहां पर जो मासेस है, मासेस ये सिर्फ और सिर्फ आपस में अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल नहीं कर सकते। लेकिन इसके बरक्स अगर चार्जेस है, फॉर एग्जांपल ये एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा ऑब्जेक्ट है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस चूंकि सेम चार्जेस हैं तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं। तो जो मैटर की दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है उसमें एक मास है, दूसरा चार्ज है। ये मासेस जो है इनमें ये एबिलिटीज होती है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखें, अगर अर्थ है वो हमें अट्रैक्ट कर रहा है तो अर्थ का भी कुछ मास है और हमारा भी कुछ मास है, तो अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि दोनों मासेस के माबेन अट्रैक्टिव फोर्स है। लेकिन जो चार्जेस है यहां पर जब दोनों सेम चार्जेस हों तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, या ये एक नेगेटिव चार्ज है और यहां पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्जेस जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो चार्ज है, चार्जेस उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स भी है और उनके बीच रिपल्सिव फोर्स भी है, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखिए, ये चार्ज की बात हम करेंगे इस चैप्टर में। तो चार्ज को हमने डिफाइन किया है कि ये दूसरे मैटर को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर एक चार्ज ऑब्जेक्ट लूं और उस पर पहले से पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, इसके करीब अगर मैं एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लेके जाऊं, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, देखिए
तो ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट करता है, क्योंकि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के करीब जब हम लेके जाएंगे तो नेगेटिव चार्जेस इस साइड पर अपीयर हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस इस साइड पर अपीयर हो जाएंगे। अब ये पॉजिटिव चार्ज इन नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। अब इस न्यूट्रल एटम को या न्यूट्रल मैटर को भी पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट ने अट्रैक्ट किया। यहां पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज लें और यहां पर भी हम दूसरा नेगेटिव चार्ज लें तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को भी अट्रैक्ट करेगा। और यहां पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज लें और यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज लें तो जैसा पहले हमने कहा कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अब हम डिफाइन कर रहे हैं चार्ज को कि दैट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मैटर की वो प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अनदर मैटर, जिसकी वजह से ये दूसरे मैटर को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। अब यहां पर इन तीनों एग्जांपल में आपने देखा कि चार्ज जो है वो कुछ मैटर्स को अट्रैक्ट कर रहा है और कुछ मैटर्स को रिपेल कर रहा है। अब यहां पर जो अट्रैक्शन और रिपल्शन की एबिलिटी एक मैटर में आ गई वो इस चार्ज की वजह से आ गई। तो इसलिए हम कहते हैं कि चार्ज जो है इसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों की एबिलिटी मौजूद होती है, जबकि मास जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन की एबिलिटी मौजूद होती है। देखें, अब चार्ज को यहां तक हमने इतना सीखा कि चार्ज मैटर की ही एक प्रॉपर्टी है और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये दूसरे मैटर को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल कर सकता है। अब देखें, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर करने का मेथड क्या है या नेगेटिव चार्ज अपीयर करने का मेथड क्या है। किस तरह हम किसी ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज अपीयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक एटम है, वो एटम न्यूट्रल स्टेट में है। न्यूट्रल स्टेट में, तो न्यूट्रल स्टेट का क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक एटम लूं जिसकी न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स हो और उसके शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहे हो। अब प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने डिस्कस किया होगा कि जितनी भी एटम्स होते हैं उनके दरमियान जितने उसकी न्यूक्लियस के अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उसके शेल्स में उतनी ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि एक एटम है उसकी न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन है, तो जो एक प्रोटॉन है ये वाला प्रोटॉन, इस प्रोटॉन का जो चार्ज है ये +1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेस पावर -19 कूलम के बराबर है। एक प्रोटॉन का चार्ज +1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेस पावर -19 कूलम के बराबर है, जो हम ऑलरेडी जानते हैं। अब देखें, एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो -1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेस पावर -19 कूलम है। अब देखें, ये जो प्लस और माइनस का जो साइन है ये हमने दिया है सिर्फ एक बाय कन्वेंशन है कि हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिफर कर सकें। हमें सिर्फ इतना पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है इन पर डिफरेंट चार्जेस है, ये सेम चार्जेस नहीं रखते बल्कि ये अपोजिट चार्जेस रखते हैं। तो उस अपोजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव और प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज दिया है बाय कन्वेंशन। अब अगर हम एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को आपस में ऐड करेंगे तो ये वैल्यू प्लस है और ये वैल्यू नेगेटिव में है, तो प्लस और नेगेटिव की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो जो नेट चार्ज की वैल्यू आएगी Q = 0 कूलम। 0 कूलम क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब देखें, जो प्रोटॉन है वो तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बैलेंस करता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैंसिल करता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये वाला जो प्रोटॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बैलेंस करेगा और ये वाला जो प्रोटॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बैलेंस करेगा और ये वाला जो प्रोटॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बैलेंस करेगा। तो इस एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इसलिए ये एटम एज अ होल न्यूट्रल है। तो हम कहेंगे कि व्हेन
when number of electron becomes equal to number of proton। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम होगी तो जो एटम है वो न्यूट्रल होगा, एटम विल बी न्यूट्रल, यानी कि उस एटम पर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होगा, वो चार्ज लेस एटम होगा। अब देखें यहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की तादाद सेम है जिसकी वजह से एटम न्यूट्रल है, एटम पर कोई नेट चार्ज मौजूद नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी एग्जाम्पल को दोबारा लूं कि फॉर एग्जाम्पल एक एटम है, एक एटम, उसके न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन है और शेल्स में 3 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इनिशियली तो प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की तादाद सेम है जिसकी वजह से एटम न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर हम कहें कि हम इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालते हैं, निकाल लें किसी भी तरह से, किसी भी सोर्स से हम इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल लें, तो अब देखें, अब ये वाला जो प्रोटॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बैलेंस करेगा, ये वाला जो प्रोटॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बैलेंस करेगा। लेकिन जो थर्ड प्रोटॉन है जिसका चार्ज +1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज़ पावर -19 कूलम है, इसको अब कैंसल करने के लिए कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। अब ये प्रोटॉन का चार्ज इस इलेक्ट्रॉन से कैंसल हो गया, इस प्रोटॉन का चार्ज इस इलेक्ट्रॉन के साथ बैलेंस हो गया, लेकिन ये वाला जो प्रोटॉन है इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। जब तीसरा इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो हम कहेंगे कि अब ये जो एटम है जो कि पहले न्यूट्रल था, अब इस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। तो जब एटम ने या किसी ऑब्जेक्ट ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब है when object lose an electron, when object lose an electron then positive charge appears on it। जब ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट करता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी आ जाती है और इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी को हम पॉजिटिव चार्ज से डिनोट करते हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि व्हेन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बिकम्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब प्रोटॉनों की तादाद इलेक्ट्रॉनों की तादाद से ज्यादा हो जाए, जिस तरह यहां पर हमारे पास 3 प्रोटॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन अब इस एटम के अंदर मौजूद नहीं है, तो प्रोटॉनों की तादाद 3 है और इलेक्ट्रॉनों की तादाद 2 है। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो तो तब कोई भी ऑब्जेक्ट हो उस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। तो पॉजिटिव चार्ज का जो मतलब है वो ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी डिफिशिएंसी आ गई है, डिफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, या हम बोल सकते हैं कि डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम किस से डिनोट करेंगे? पॉजिटिव चार्ज से डिनोट करेंगे। अब देखें कि फॉर एग्जांपल ये जो एटम है इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, फिर तो ये न्यूट्रल एटम होगा। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल किसी दूसरे एटम से या किसी ऑब्जेक्ट से कोई इलेक्ट्रॉन लाए और इस एटम के अंदर डाल दें, अब क्या होगा? अब देखें, ये प्रोटॉन फिर से इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बैलेंस करेगा, ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बैलेंस करेगा और ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बैलेंस करेगा। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए कोई चौथा प्रोटॉन मौजूद नहीं है। अब ये दोनों चार्जेस आपस में कैंसल आउट करेंगे,
ये दोनों चार्जेस आपस में कैंसल आउट करेंगे और ये दोनों चार्जेस आपस में कैंसल आउट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको बैलेंस करने के लिए, इसके चार्ज को कैंसल करने के लिए कोई चौथा प्रोटॉन मौजूद नहीं है। अब इसमें एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। अब ये जो पूरा का पूरा एटम है इसमें क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो एक्स्ट्रा आने की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है? नेगेटिव चार्ज का मतलब है नेगेटिव चार्ज when object gain electron then negative charge appears on it। जब ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करे तब उसी ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से ग्रेटर होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से ज्यादा है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों की तादाद प्रोटॉनों की तादाद से ज्यादा हो गया। जब ज्यादा हो गया तो इसका मतलब यह है कि इस ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। या नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो जब तादाद में प्रोटॉन से ज्यादा होंगे तब ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। अब देखें, यहां तक हमने इन चीजों को डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनामिक, इसमें क्या डिफरेंशिएशन है, चार्ज बेसिकली होता क्या है, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर किस तरह अपीयर कर सकते हैं। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट है उसको आपने पॉजिटिवली चार्ज करना है तब आपने क्या करना होगा, इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने होंगे। अगर ऑब्जेक्ट को आपने नेगेटिवली चार्ज करना है तब आपने क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन को उस ऑब्जेक्ट के अंदर डालने होंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस। यानी कि एक बार जब ऑब्जेक्ट पर चार्ज अपीयर हो गया तो उसके बाद उस ऑब्जेक्ट जो चार्ज अपीयर हो गया उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इस चीज को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और चार्ज के सारे प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज की जो सबसे पहले प्रॉपर्टी है वो है एडेटिव नेचर। अब एडेटिव नेचर का क्या मतलब है, देखें। फॉर एग्जांपल हम किसी एक ऑब्जेक्ट को लें, उसकी ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोर्शन पर डिफरेंट चार्जेस है। फॉर एग्जांपल ये जो ऑब्जेक्ट है इसके इस वाले पोर्शन पे -5 कूलम का चार्ज है और इस वाले पोर्शन पे +8 कूलम का चार्ज है, यहां पर +9 कूलम का चार्ज है, यहां पर -11 कूलम का चार्ज है। एक ऑब्जेक्ट है उसके 4 डिफरेंट पोर्शन है और हर एक पोर्शन पर डिफरेंट चार्जेस है। अब अगर इन चार्जेस को हमने ऐड करना है तो इनका जो एडिशन है वो हम स्केलर एडिशन करेंगे। स्केलर एडिशन जिस तरह हम आम सिंपल नंबर्स को ऐड करते हैं बिल्कुल उस तरह का एडिशन करेंगे, कोई वेक्टोरियली एडिशन इसका नहीं होगा। तो अगर कोई हमसे पूछे कि ये जो चार्जेस ये ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट पर नेट चार्ज कितना है, टोटल चार्ज इस ऑब्जेक्ट पर कितना है, इसके अंदर डिफरेंट पोर्शन पर
डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है इसका नेट चार्ज कितने के बराबर है। तो उस नेट चार्ज को हम किस तरह फाइंड करेंगे, इस नेट चार्ज को हम स्केलर एडिशन से फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल पहले पोर्शन का जो चार्ज है वो -5 कूलम है, दूसरे पोर्शन का जो चार्ज है वो +9 कूलम है, इस पोर्शन का चार्ज 8 कूलम है और इस पोर्शन का चार्ज -11 कूलम है। अब टोटल चार्ज किस चीज के बराबर हो गया, ये देखिए, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 17 कूलम आएगा, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 16 कूलम आएगा। तो ये एक्चुअली 17 कूलम माइनस 16 कूलम जो 1 कूलम के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट जिसके डिफरेंट पोर्शन पर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस है, इस पर जो टोटल चार्ज है क्यू नेट का मतलब है कि जो इस पर टोटल चार्ज है वो टोटल चार्ज 1 कूलम के बराबर है। अब इस चार्जेस को हम स्केलरली ऐड कर सकते हैं। चार्जेस के इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव नेचर, यानी कि चार्जेस को हम आपस में ऐड कर सकते हैं। तो एडिटिव नेचर का क्या मतलब है कि द नेट चार्ज या टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट is the scalar is the algebraic sum of all the charges present inside the object एडिटिव नेचर का क्या मतलब है, दी नेट चार्ज, किसी पर ऑब्जेक्ट पर जो नेट चार्ज है, टोटल चार्ज है, इज दी अलजेब्रिक सम, वो अलजेब्रिक सम के बराबर होगा, वो अलजेब्रिक सम होगा ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोर्शन पर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं, उस डिफरेंट चार्जेस का आप अलजेब्रिक सम लें, अलजेब्रिक सम से जो रिजल्ट आएगा वो उस ऑब्जेक्ट पर नेट चार्ज होगा। अब थोड़ी देर पहले जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि यहां पर अगर एक प्रोटॉन है और यहां पर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन के चार्ज और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम आपस में ऐड करते थे और ऐड करने के बाद जो नेट चार्ज है उसको हम फाइंड करते थे। तो अब ये जो नेट जो चार्जेस है इसको जब हम ऐड कर रहे थे तो इसका मतलब ये है कि चार्जेस को जब हम ऐड करते हैं तो ये चार्जेस का एडिटिव नेचर हो गया। इसके बरक्स कुछ ऐसी क्वांटिटी भी है जिसको हम स्केलरली ऐड नहीं कर सकते, बल्कि उसको हमने वेक्टोरियली ऐड करना होगा। अब ये तो एडिटिव नेचर हो गया। सेकंड जो प्रॉपर्टी है चार्ज का वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझने से पहले ये क्वांटाइजेशन का जो वर्ड है इसको समझते हैं कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी है वो फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है, एक क्वांटिटी है वो फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है, उनकी हर एक वैल्यू हर एक अमाउंट अवेलेबल नहीं है, बल्कि चंद वैल्यूज जो है वो उनकी अवेलेबल है। देखें, कुछ क्वांटिटी कंटिन्यूअस होती है, कंटिन्यूअस, और कुछ क्वांटिटी जो है वो डिस्क्रीट होती है, डिस्क्रीट। अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में फर्क समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं मास को लूं, मास कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल शुगर है या चावल है, उसका अगर हम मास को कंसिडर करें तो शुगर जो है वो 1 kg के मास में भी अवेलेबल है, 1.1 kg के मास में भी अवेलेबल है, 1.2 kg के मास में भी अवेलेबल है, 1.3 kg के मास में भी अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि इसका हर एक अमाउंट अवेलेबल है, हर एक अमाउंट में ये पॉसिबल है। तो हम मास को बोलते हैं कि इसकी वैल्यूज कंटिन्यूअस है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम फॉर एग्जांपल वैसे रफ एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट को कंसिडर करें कि क्लासरूम में
कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट की तादाद या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी। अब स्टूडेंट की तादाद 1.5 नहीं हो सकती। ये वाली जो वैल्यू है ये स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 1.5 का मतलब है कि एक स्टूडेंट कंप्लीट है और दूसरा स्टूडेंट हाफ है। तो स्टूडेंट जो है क्वांटिटी के लिहाज से, तादाद के लिहाज से वो हाफ नहीं हो सकते। वो स्टूडेंट या तो रूम में प्रेजेंट होगा या मौजूद ही नहीं होगा, या तो स्टूडेंट कमरे के अंदर होगा या नहीं होगा। आधा स्टूडेंट, इसका कोई सेंस नहीं बनता। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टूडेंट की तादाद है ये कंटिन्यूअस नहीं बल्कि ये डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट इस स्टूडेंट जो है इसके फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड क्वांटिटी अवेलेबल है। तो चार्ज भी बिल्कुल इस तरह है। चार्ज जो है उसकी चंद वैल्यू पॉसिबल है, सारी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वांटाइजेशन का मतलब है कि जो चार्ज है वो फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है। तो वो कौन सा फिक्स्ड अमाउंट है उसको हम इस तरह लिखते हैं कि चार्ज on any object, charge on any object is the integral multiple of charge on electron. Charge on electron. Charge on any object is the integral multiple of charge on electron. कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक तो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो -1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज़ पावर -19 कूलम है। लेकिन अगर हम कहें कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है ये होगा +1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज़ पावर -19 कूलम। क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो जब मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा तो अगर कोई हमसे पूछ ले कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है तो वो आपने बताना होगा कि +1.6। अगर कोई आपसे पूछे कि सिर्फ मैग्नीट्यूड का वर्ड ना इस्तेमाल करे, सिर्फ आपसे कहे कि व्हाट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो वो -1.6 है। अब यहाँ पर जो क्वांटाइजेशन में हम बोलेंगे वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो +1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज़ पावर -19 कूलम के बराबर है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट पर, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका मतलब ये है कि यहां से किसी ने इलेक्ट्रॉन को निकाले हैं, इसी वजह से तो ये पॉजिटिव चार्ज है। अब देखें इस पर जो चार्ज की मैग्नीट्यूड होगी, इस ऑब्जेक्ट पर जो नेट चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसके साथ आप जब किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर इन की वैल्यू वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको आपने यहां से एमिट करना है। अब देखिए ये इन इंटीजर में होगा, तो इस इंटीजर को जब आप चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब इससे जो रिजल्ट आएगा वो टोटल चार्ज ऑन दिस ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट, यहां से हमने एक इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट किया। तो एक इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट करने के बाद यहां पर कुछ पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज किस चीज के बराबर होगा? यहां से आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है तो यहां पर इनकी वैल्यू बन जाएगी 1। तो इसका मतलब ये है कि इन की वैल्यू क्या होगी? इनकी वैल्यू होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एजेक्टेड और इंसर्टेड। जितनी भी इलेक्ट्रॉन आप किसी एटम से निकालेंगे या एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को डालेंगे, जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप ट्रांसफॉर्म करेंगे,
उस वैल्यू को आपने n के साथ रिप्रेजेंट करना होगी, n के साथ इस वैल्यू की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन को हमने निकाला है तो यहां पर n की वैल्यू 1 बन जाएगी। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो किस चीज के बराबर है, वो तो हमें ऑलरेडी नोन है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज़ पावर -19 कूलम। जो नेट चार्ज है वो 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज़ पावर -19 कूलम। ये नेट चार्ज है किसी भी उस ऑब्जेक्ट का जहां से आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला। अब इस ऑब्जेक्ट से जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया तो इस पर जो नेट चार्ज अपीयर हो गया वो +1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज़ पावर -19 कूलम के बराबर आ गया। अब अगर इस ऑब्जेक्ट से हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एक और पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। जब और पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा तो अब हमने टोटल जो है 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिए तो इनकी जो वैल्यू है वो 2 है। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल लिए तो अब Q जो है वो होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज़ पावर -19 कूलम। अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 को जब आप सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज़ पावर -19 कूलम। अब एक चार्ज ऑब्जेक्ट पर ये पॉसिबल है, एक चार्ज ऑब्जेक्ट पर ये पॉसिबल है। अब इनकी बीच फॉर एग्जांपल 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1 ये सारी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। एक ऑब्जेक्ट पर या तो ये वाला चार्ज अपीयर हो सकता है या ये वाला चार्ज अपीयर हो सकता है। इनके दरमियान की जितनी भी वैल्यू है वो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इनकी बीच की जो वैल्यूज है वो पॉसिबल नहीं है। कोई क्वेश्चन कर सकता है कि सर इनकी बीच के वैल्यू पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट से या तो आप एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट से आप 1.5 मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट और दूसरा इलेक्ट्रॉन हाफ, इतने इलेक्ट्रॉन आप किसी भी ऑब्जेक्ट से नहीं निकाल सकते। अगर आप इतने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं तो ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज अपीयर होगा वो भी 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज़ पावर -19 कूलम के बराबर एक चार्ज भी अपीयर हो सकता था। लेकिन आप 1.5 इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं सकते। जब आप 1.5 इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते तो ये वाला चार्ज भी किसी ऑब्जेक्ट पर अपीयर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि एक ये चार्ज ऑब्जेक्ट पर अपीयर हो सकता है, एक ये चार्ज ऑब्जेक्ट पर अपीयर हो सकता है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन को अगर आप निकालें तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 बन जाएगा, तो जो 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज़ पावर -19 कूलम के बराबर है। अगर आप 4 इलेक्ट्रॉनों को निकाल लें तो 4 इलेक्ट्रॉनों को निकालने के बाद 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज़ पावर -19 बन जाएगा। इसी तरह अगर आप 5 इलेक्ट्रॉनों को निकालें तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, 6 इलेक्ट्रॉनों को निकालें तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1.6। यानी कि जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप किसी ऑब्जेक्ट से निकालते हैं या ऑब्जेक्ट में डालते हैं तो उस नंबर को आपने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपके पास नेट रिजल्ट आ जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट पर कितना चार्ज अपीयर हो चुका है। तो एक चार्ज की ये वैल्यू पॉसिबल है, एक ये वैल्यू पॉसिबल है, एक ये वैल्यू पॉसिबल है, एक ये वैल्यू पॉसिबल है। हर एक वैल्यू चार्ज की पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो चार्ज है वो फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है। जब भी कोई चार्ज फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होगा इसलिए हम चार्ज जो है वो फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होगा, इसलिए हम चार्ज को कहते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड मतलब कि चार्ज होगा वो क्वांटाइज्ड होगा, डिस्क्रीट होगा, हर एक वैल्यू में पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। अब जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए हमने इक्वेशन लिखा है Q इज इक्वल टू N मल्टीप्लाइड बाई E, इससे डिफरेंट किस्म के MCQ सॉल्व होते हैं, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा अभी।
देखिए जो पहला एमसीक्यूज आ सकता है, पहला एमसीक्यूज वो कुछ इस तरह आ सकता है कि फॉर एग्जांपल कोई आपसे कहे कि if 10 to the raise power 15 electrons are emitted from an object, एक ऑब्जेक्ट है उससे 10 to the raise power 15 इलेक्ट्रॉन्स को हमने निकाल लिया, then charge on it will be equal to dash। अब इस ऑब्जेक्ट पर कितना चार्ज अपीयर हो जाएगा जब हम किसी ऑब्जेक्ट से इतने सारे इलेक्ट्रॉनों को निकाल लें, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉनों को निकालने के बाद उस ऑब्जेक्ट पर कितना चार्ज अपीयर होगा। अब देखें मैंने कहा था कि इनकी वैल्यू जो होगी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड, जो जितने इलेक्ट्रॉनों को आपने एमिट किया है या जितने इलेक्ट्रॉनों को आपने किसी ऑब्जेक्ट में डाले हैं, उस वैल्यू को हम इनकी वैल्यू लेंगे। इन इज इक्वल टू 10 टू द रेज पावर 15। अब यहां से 10 टू द रेज पावर 15 इलेक्ट्रॉन हमने एमिट किए हैं, तो अब इस पर कितना चार्ज अपीयर होगा, Q इज इक्वल टू n इंटू ई। अब Q इज इक्वल टू n जो है वो 10 टू द रेज पावर 15 है, चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन वो तो 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द रेज पावर माइनस 19 है। Q इज इक्वल टू ये 1.6 मल्टीप्लाइड बाई, इधर देखिए 10 टू द रेज पावर 15 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द रेज पावर माइनस 19, ये 1.6 मल्टीप्लाइडेड बाय, इनको आप बेसिस सेम है पावर को ऐड करेंगे तो 15 माइनस 19 जिससे -4 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जिस ऑब्जेक्ट से आपने इतने इलेक्ट्रॉनों को निकाले हैं, उससे इतने इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उस पर जो चार्ज अपीयर होगा वो 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द रेज पावर -4 होगा। लेकिन आपने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो इस बात का ख्याल आप लोगों ने रखना होगा कि यहां पर जो वैल्यू होगी वो प्लस होगी, प्लस 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर -4। अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आपने डाले हैं तो तब वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे पूछूं कि इफ 10 to the raise power 19 electrons are added to a system, एक सिस्टम है उसके अंदर आपने 10 to the raise power 19 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, then net charge on the system will be equal to dash। तो अब जो सिस्टम है उस पर नेट चार्ज किसके बराबर होगा, देखें तो इक्वेशन है Q इज इक्वल टू n इंटू ई। यहां पर Q आपके पास जो नेट चार्ज होगा किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी सिस्टम पर, उसकी वैल्यू को हम Q बोलते हैं। n जो है n ये नंबर ऑफ एमिटेड या नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड इलेक्ट्रॉन है, ई जो है ये चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए Q इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर ऐड हुए हैं, 10 टू द रेज पावर 19 मल्टीप्लाइड बाय एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर -19, तो 10 टू द रेज पावर +19 और -19 ये कैंसल हो जाएंगे। अब ये सिस्टम जो है इसका चार्ज 1.6 है, लेकिन चार्जेस को हम इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड किए हैं तो ये -1.6 कूलम के बराबर होगा। अब Q इज इक्वल टू -1.6 ये रिजल्ट होगा जब आप 10 टू द रेज पावर 19 इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। जो क्वेश्चन क्वांटाइजेशन से रिलेटेड है वो है कि फॉर एग्जांपल कोई आपसे कहे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एमिटेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट सो दैट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम अपीयर ऑन इट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर 1 कूलम का चार्ज अपीयर करना है, इस ऑब्जेक्ट को 1 कूलम चार्ज करना है, तो 1 कूलम चार्ज
करने के लिए आपको कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑब्जेक्ट से एमिट करने होंगे, क्योंकि चार्ज तो ऑब्जेक्ट तभी होगा जब आप इससे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। अब देखें, तो आप लोग से क्वेश्चन में क्या मांगा गया है, आप लोगों से मांगा गया है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे, जिसको निकालने के बाद आपके पास जो ऑब्जेक्ट पर नेट चार्ज अपीयर होगा वो 1 कूलम के बराबर होगा। अब क्यू की वैल्यू 1 कूलम है, ये आपके पास गिवन है कि अगर इतना चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर अपीयर होता है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालने होंगे। तो इनकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इक्वेशन है हमारे पास Q इज इक्वल टू N इंटू ई, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय E। तो इनकी वैल्यू आ जाएगी N इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय E। अब चार्ज आपके पास गिवन है 1 कूलम और चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर माइनस 19 कूलम। कूलम कूलम कैंसिल हो जाएंगे। अब देखें, ये 10 टू द रेज पावर माइनस 19 जो है इसको ऊपर लेके जाएं, Q डिवाइडेड बाई E, सॉरी अब देखें 1 डिवाइडेड बाय 6 कर ले, 1 डिवाइडेड बाय 1.6, इधर डिनोमिनेटर में 19 जो है इसका 10 टू द रेज पावर माइनस 19 है, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द रेज पावर प्लस 19 बन जाएगा। अब इसको डिवाइड कर ले, 1 डिवाइड बाय 1.6 तो ये बन जाएगा 0.625 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर 19। डिसिमल को इधर शिफ्ट करें, साइंटिफिक नोटेशन में लिख ले तो ये बन जाएगा 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर 18। डिसिमल को एक डिजिट शिफ्ट करेंगे तो यहां से एक पावर कम हो जाएगा 10 टू द रेज पावर 18। अब कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे कि सर यहां पर जो इनकी वैल्यू है ये तो फ्रैक्शन में आ गई और इससे पहले हमने कहा था कि इनकी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। तो देखें, इनकी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं है क्योंकि यहां पर 10 टू द रेज पावर 18 है। जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहां से डिसिमल को 18 डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 625, आगे 16 जीरो लिख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट से इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद उस ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज अपीयर होगा ये 1 कूलम चार्ज होगा। अब ये 1 कूलम लगता तो ऐसा है कि ये स्मॉल चार्ज है, लेकिन इस चार्ज को अपीयर करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को ये पॉजिटिव चार्ज देने के लिए आपने इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने होंगे। इसी तरह जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो भी उसमें आपको चार्ज दिया गया है कि फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है उसको आपने चार्ज करना है 10 कूलम, तो 10 कूलम चार्ज करने के लिए आप बताएं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपने निकालने होंगे। तो सिंपल इक्वेशन है N इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय E। जो गिवन चार्ज है उसको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पे डिवाइड करें तो जो रेशो आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो आपको नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ एडेड इलेक्ट्रॉन देगा। अगर Q की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एड हुए हैं, अगर Q की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्वांटाइजेशन से रिलेटेड वो है कि फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछे कि which of the following charge is not possible, which of the following charge is not possible। ऑप्शन में दिया गया है कि फॉर एग्जांपल 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर माइनस 18। बी ऑप्शन दिया गया है कि 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर माइनस 17। सी ऑप्शन दिया गया है कि 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर माइनस 16। और जो डी ऑप्शन है वो है 2
0.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेस पावर माइनस 19। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल ऑन एनी ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर इन चारों में से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। अब हमने वो फाइंड करना है जो चार्ज पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमने क्या करना होगा, इस तरह के क्वेश्चन जिसमें हमसे ये पूछा गया हो कि फॉर एग्जांपल ये वाला चार्ज पॉसिबल है या नहीं, या ये वाला चार्ज पॉसिबल है या नहीं, या ये वाला चार्ज या ये वाला चार्ज, इनमें से कौन चार्ज पॉसिबल है या कौन चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, इसके लिए भी हमने इसी रेशो को फाइंड करना होगा। फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे n इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई ई। अब ये रेशो क्यू डिवाइडेड बाई ई, यानी कि जो चार्जेस आपके पास गिवन है इसको चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करें। अगर n की वैल्यू इंटीजर में आ गई, इंटीजर में रिजल्ट जो है इंटीजर में हुआ, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला चार्ज पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल देखिए, पहले वैल्यू को कंसिडर कर लें, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेस पावर माइनस 18, ये वाला चार्ज तो आपको गिवन है, डिवाइडेड बाय चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन कर लें, ये बन जाएगा 10 टू द रेस पावर माइनस 19। ये 1.6 कैंसल हो जाएंगे, 10 टू द रेस पावर माइनस 18, इस माइनस 19 को ऊपर शिफ्ट करें तो ये प्लस 19 बन जाएगा। अब जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो 10 टू द रेस पावर 1 यानी कि 10। इसका मतलब ये है कि n जो है, n की वैल्यू 10 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से आपने 10 इलेक्ट्रॉन को निकालने हैं, और 10 इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेस पावर माइनस 18 चार्ज उस ऑब्जेक्ट पर अपीयर हो गया है। तो अगर हम देखें तो 10 इलेक्ट्रॉन तो क्वांटाइज्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डिस्क्रीट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसको तो हम किसी ऑब्जेक्ट से निकाल सकते हैं। जब इस इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकते हैं तो ये वाला चार्ज भी ऑब्जेक्ट पर पॉसिबल है। अब सेकेंड ऑप्शन को देख लें कि ये वाला चार्ज पॉसिबल है या नहीं। इसके लिए आप फिर से कैलकुलेट करें, n इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई ई। यहां पर क्यू की वैल्यू 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेस पावर माइनस 17 है, डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेस पावर माइनस 19 कर लें। अब 1.6 और 3.2, इसकी डिवीजन से जो आंसर आएगा वो 2, और मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेस पावर माइनस 17। इस 10 टू द रेस पावर माइनस 19 को ऊपर शिफ्ट करें तो ये 10 टू द रेस पावर 19 बन जाएगा। n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइडेड बाय 10 टू द रेस पावर 2। अब 10 टू द रेस पावर 2 वो 100 के बराबर है, तो 2 मल्टीप्लाइडेड बाय 100 ये बन जाएगा 200। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर ये वाला चार्ज अपीयर करना चाहें तो इसके लिए आपको 200 इलेक्ट्रॉनों को निकालना होगा। 200 इलेक्ट्रॉन को अगर आप निकालेंगे तब जो चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर अपीयर होगा वो 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेस पावर माइनस 17 होगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला चार्ज भी पॉसिबल है, ये वाला चार्ज भी पॉसिबल है, क्योंकि यहां पर हमने क्वांटाइज्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को एमिट किया है। अब आ जाए थर्ड ऑप्शन की तरफ कि ये वाला चार्ज पॉसिबल है या नहीं। इसके लिए फिर से इनको कैलकुलेट कर लें, 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेस पावर माइनस 16 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेस पावर माइनस 19। ये 1.6, ये 4.8, इससे आंसर आएगा 3। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 10 टू द रेस पावर माइनस 19 को ऊपर शिफ्ट करें तो ये 10 टू द रेस पावर 3 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस 16 है। इस 19 को ऊपर लेके जाएं तो ये प्लस 19 बन जाएगा, तो आंसर आएगा प्लस 3। तो यहाँ पर 3000 आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट से इतने इलेक्ट्रॉनों को 3000 इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे तो 3000 इलेक्ट्रॉनों को निकालने के बाद ये वाला चार्ज अपीयर होगा। तो हम 3000 इलेक्ट्रॉनों को निकाल सकते हैं, इसलिए ये वाला चार्ज भी पॉसिबल है। अब नेक्स्ट ये वाला ऑप्शन देखें, यहां पर कैलकुलेट करें, n इज इक्वल टू
2.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेस पावर माइनस 19। चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन बन जाएगा 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेस पावर माइनस 19। ये 10 टू द रेस पावर माइनस 19 और ये दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे। तो इन जो है ये 2.4 डिवाइडेड बाय 1.6, इसको डिवाइड करने से आपके पास आंसर आएगा 1.5। तो इसका मतलब ये है कि इस वाले चार्ज को हासिल करने के लिए आपको 1.5 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे और 1.5 इलेक्ट्रॉन आप किसी भी ऑब्जेक्ट से एमिट नहीं कर सकते, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, ये चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर पॉसिबल नहीं। तो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है, तो ये चार्ज भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब है कि ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो एक क्वांटाइजेशन से इस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोई भी चार्ज आपको गिवन डेटा में दिया गया होगा कि फॉर एग्जांपल ये वाला चार्ज है, फॉर एग्जांपल कोई चार्ज आपको कहेगा कि 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेस पावर माइनस 19, ये चार्ज पॉसिबल है किसी ऑब्जेक्ट पर या नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपने n की वैल्यू को फाइंड करना होगा, q डिवाइडेड बाय e। q की वैल्यू ये चार्ज की वैल्यू है, चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करें, अगर रिजल्ट आएगा इंटीजर तो इसका मतलब है कि ये चार्ज पॉसिबल है। अगर इनकी वैल्यू फ्रिक्शन में आ गई, इंटीजर नहीं है तो फ्रिक्शन में आ गई, तो इसका मतलब है कि ये वाला चार्ज नॉट पॉसिबल है। तो किसी भी चार्ज को फाइंड करने के लिए कि ये किसी ऑब्जेक्ट इस चार्ज को एक्वायर कर सकता है या नहीं, इसके लिए आपने क्या करना होगा, इनकी वैल्यू को फाइंड करना होगा। अब देखें, यहां तक जो चार्जेस की सेकंड प्रॉपर्टी थी उसको हमने डिस्कस कर लिया डिटेल के साथ। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है चार्ज की वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको डिस्कस करेंगे थर्ड नंबर पे। तो थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का क्या मतलब है? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का मतलब ये है कि जिस तरह हम कंजर्वेशन ऑफ मास को डिस्कस करते हैं, जिस तरह हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिस्कस करते हैं कि एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं और ना ही एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसी तरह ना तो आप मास को क्रिएट कर सकते हैं ना ही आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी तरह चार्ज को भी हम क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही हम किसी चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोटॉन पर चार्ज है, हम उसके चार्ज को कम या ज्यादा नहीं कर सकते, ना ही हम किसी इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो चार्ज जो है इसको हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को डिफाइन करेंगे कि चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू another. Charge can be transferred from one object to another, but total amount of charge never change, never change। इसका मतलब है कि नेट जो चार्ज है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, amount of charge will always remain same। अब इसका क्या मतलब है, चार्ज can be transferred from one object to another but total amount of charge never change। या जो सेकंड लाइन हमने लिख लिया कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज विल ऑलवेज रिमेन
कांस्टेंट या ऑलवेज रिमेन सेम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल आप किसी ऑब्जेक्ट को लें, उस ऑब्जेक्ट के अंदर पहले से मौजूद 5 पॉजिटिव चार्जेस हैं और इस ऑब्जेक्ट में पहले से मौजूद 5 नेगेटिव चार्जेस हैं, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसमें भी पहले से 5 पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं और 5 नेगेटिव चार्जेस मौजूद है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि नेगेटिव चार्जेस की तादाद कितनी है दोनों ऑब्जेक्ट में, तो दोनों ऑब्जेक्ट में नेगेटिव चार्जेस की तादाद 10 है, और दोनों ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव चार्जेस की तादाद कितनी है, तो पॉजिटिव चार्जेस की तादाद भी 10 है। इस ऑब्जेक्ट में भी 5 पॉजिटिव चार्ज है, इस ऑब्जेक्ट में भी 5 पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव चार्जेस की तादाद 10 के बराबर है। अब हम यहां से किसी एक नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट करें इस ऑब्जेक्ट में, तो यहां पर जो नेगेटिव चार्जेस की तादाद हो जाएगी, यहां पर इस ऑब्जेक्ट में यहां पर नेगेटिव चार्जेस की तादाद 6 हो जाएगी, और यहां से चूंकि एक नेगेटिव चार्ज चला गया तो यहां पर नेगेटिव चार्जेस की तादाद 4 बन जाएगी। अब देखें, यहां पर नेगेटिव चार्जेस की तादाद 4 है और यहां पर नेगेटिव चार्जेस की तादाद 6 है। तो हमने यहां से एक नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट किया, ट्रांसफर किया इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट में। यहां से हमने एक चार्ज को ट्रांसफर किया, एक चार्ज को शिफ्ट किया इस ऑब्जेक्ट में। तो देखें, यहां पर तो नेगेटिव चार्जेस की तादाद कम हो गई और यहां पर नेगेटिव चार्जेस की तादाद ज्यादा हो गई। लेकिन अगर हम अब फिर इन दोनों के दोनों के चार्जेस को सम करें, तो बिफोर जो सिचुएशन था प्रोसेस से पहले, वहां पर तो नेगेटिव चार्जेस दोनों ऑब्जेक्ट में 10 थे और पॉजिटिव चार्जेस भी 10 थे। आफ्टर द प्रोसेस, जब प्रोसेस कंप्लीट हुआ, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज को हमने शिफ्ट किया, तो आफ्टर द प्रोसेस अगर आप नेगेटिव चार्जेस को काउंट करें तो 4 नेगेटिव चार्जेस यहां पर है और 6 नेगेटिव चार्जेस यहां पर है, तो टोटल जो है वो फिर भी 10 नेगेटिव चार्जेस है, और पॉजिटिव चार्जेस को तो शिफ्ट नहीं किया, वो तो वैसे भी 10 है। अब देखें, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है बिफोर द प्रोसेस एंड आफ्टर द प्रोसेस आर सेम। पहले भी नेगेटिव चार्जेस 10 थे, अब भी नेगेटिव चार्जेस 10 है। तो इसका मतलब है कि चार्जेस का जो टोटल अमाउंट है उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आया है। टोटल अमाउंट जो है वो रिमेन सेम है, रिमेन कांस्टेंट है, बल्कि चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हुए हैं। तो चार्ज को हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर तो कर सकते हैं, लेकिन चार्ज को हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसलिए जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है विल ऑलवेज रिमेन सेम, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो दिस इज अबाउट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से फॉर एग्जांपल किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? कोई आपसे पूछे कि यहां पर हमने एक बॉक्स रखा है, यहां पर हमने एक बॉक्स रखा है, अब इस बॉक्स के अंदर 3 बॉल्स पड़े हैं, 3 बॉल्स पड़े हैं। इस बॉल का जो चार्ज है वो Q1 विच इज इक्वल टू ये Q1 विच इज इक्वल टू 5 कूलम। इस ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है वो Q2 वो 6 कूलम के बराबर है। इस ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है वो Q3 जो कि -8 कूलम के बराबर है। इस ऑब्जेक्ट का चार्ज 5 कूलम, इस ऑब्जेक्ट का चार्ज 6 कूलम, इस ऑब्जेक्ट का चार्ज -8 कूलम। अब अगर इस बॉक्स को हम एक्सेलेरेट करें, इसको हिलाएं, तो ये जो बॉल्स है ये आपस में रब करेंगे और रबिंग की वजह से पॉसिबल है कि किसी एक ऑब्जेक्ट से चार्ज जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाए, जिस तरह हमने यहां पर किया कि एक नेगेटिव चार्ज यहां से हमने ट्रांसफर किया इस ऑब्जेक्ट में। तो इन बॉल्स में भी पॉसिबिलिटी है कि कोई चार्ज यहां से यहां पर शिफ्ट हो जाए, या कोई चार्ज यहां से यहां पर शिफ्ट हो जाए, या कोई चार्ज यहां से यहां पर शिफ्ट हो जाए। तो अब अगर हमें दिया गया हो कि आफ्टर एक्सेलेरेशन के बाद
जो Q1 जो पहला ऑब्जेक्ट है उसका चार्ज 8 कूलम बन गया, जो Q2 ऑब्जेक्ट है उसका चार्ज 2 कूलम बन गया। तो अब आप बताएं कि ये जो थर्ड बॉल है इसका चार्ज कितने के बराबर होगा। तो अब हमें पता है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है उसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं आ सकती, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज हमेशा कांस्टेंट होगा। तो बिफोर असेलेशन का जो चार्ज है वो है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आफ्टर असेलेशन जो चार्ज है वो है Q1 प्राइम Q2 प्राइम प्लस Q3 प्राइम। अब Q1 प्राइम आपको दिया गया है, Q2 प्राइम आपको दिया गया है, Q3 प्राइम को आपने मालूम करना है। लेकिन बिफोर असेलेशन और आफ्टर असेलेशन चार्जेस का जो अमाउंट होगा वो सेम होगा। अब Q1 लिख ले वो 5 कूलम, Q2 लिख ले वो प्लस 6 कूलम, Q3 माइनस 8 कूलम, Q1 प्राइम 8 कूलम, Q2 2 कूलम। अब Q3 को आपने मालूम करना है। तो देखिए यहां पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 11 कूलम माइनस 8 कूलम तो ये 3 कूलम बन जाएगा। यहां पर ये देखिए 8 प्लस 2 ये 10 कूलम बन जाएगा प्लस Q3 प्राइम। अब 10 को इधर शिफ्ट करें तो 3 माइनस 10 इज इक्वल टू Q3। इसका मतलब है कि जो Q3 की वैल्यू है ये -7 कूलम के बराबर है। तो Q3 की जो वैल्यू होगी वो -8 कूलम से घटकर -7 कूलम के बराबर हो जाएगी। तो इस कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बेस पर कोई अननोन चार्ज था उसको हमने फाइंड कर लिया। तो दिस इज अबाउट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब नेक्स्ट जो चार्ज की प्रॉपर्टी है that is about interaction of charges। इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस की जो प्रॉपर्टी है इसको आपने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया होगा। इंटरेक्शन का मतलब यह है कि जब चार्जेस को आप करीब लेके जाएं तो करीब लेके जाने पर चार्जेस जो है वो किस तरह बिहेव करते हैं। इंटरेक्शन जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल हम दो सेम चार्जेस को एक दूसरे के करीब लेके जाएं, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर नेगेटिव चार्जेस है, एक नेगेटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तब भी ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सेम चार्जेस repel each other। सेम चार्जेस रिपेल्स ईच अदर। लेकिन इसके बरक्स अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज लें और एक नेगेटिव चार्ज तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अपोजिट चार्जेस जो है अपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो इंटरेक्शन का मतलब यह है कि अगर चार्जेस को आप करीब लेके आए तो ये किस तरह बिहेव करेंगे। अगर दोनों सेम चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर अपोजिट चार्जेस है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है चार्ज की वो है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। कि जो चार्ज है वो मास के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जाम्पल जो चार्ज है मैटर की एक प्रॉपर्टी चार्ज, हमने पहले कहा था कि मैटर के दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, एक चार्ज एक मास। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज में जो चार्ज है वो मास के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, लेकिन जो मास है वो चार्ज के बगैर एग्जिस्ट कर सकता है। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक मैटर है
इस मैटर का कुछ ना कुछ मास होगा। यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद चूंकि सेम है, तो सेम होने की वजह से ये ऑब्जेक्ट इनिशियली न्यूट्रल है। जब न्यूट्रल है तो इसका जो चार्ज है वो जीरो के बराबर होगा, लेकिन इसका जो मास है वो जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ मास जरूर होगा, क्योंकि ये मीटर है। मीटर का तो मास होता है, तो कुछ ना कुछ मास इसका जरूर होगा। अब देखिए यहां पर मास है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का चार्ज नहीं है, चार्ज इसकी जीरो के बराबर है। तो इसका मतलब है कि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट विदाउट चार्ज। अगर चार्ज नहीं भी है तब भी किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट पर आपने चार्ज को अपीयर करना है तो यहां से आपने कुछ इलेक्ट्रॉनों को निकालने होंगे। अगर आप कुछ इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉनों को आप एमिट करेंगे, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। अब जब यहां पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा तो अब जो सिचुएशन है वो Q नॉट इक्वल टू जीरो, चार्ज जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। अब चार्ज जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन यहां से आपने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, बाकी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर मौजूद है। तो इसलिए इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो जीरो के बराबर नहीं है। अब चार्ज तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन साथ ही साथ यहां पर मास भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है कि चार्ज जो है वो मास के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जहां पर चार्ज होगा वहां पर मास भी होगा। तो चार्ज और मास के दरमियान ये रिलेशन है। अब देखें नेक्स्ट हम कहेंगे कि चार्ज जो है, चार्ज वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी, सिक्स प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे वो है कि चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड while mass डिपेंड अपॉन स्पीड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो चार्ज है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का चार्ज +5 कूलम है। अगर ये ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है, इसका स्पीड जीरो के बराबर है, तब भी इसका चार्ज +5 कूलम के बराबर होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट करे, मोशन स्टार्ट करे और इसका जो स्पीड है वो v स्पीड 10 मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाए, तब भी इसका चार्ज +5 कूलम के बराबर होगा। यानी कि स्पीड के इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से इसका जो चार्ज है उसमें किसी तरह का इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन इसके बरक्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम डिस्कस करेंगे कि जब एक ऑब्जेक्ट है उसका मास स्टेट ऑफ रेस्ट की हालत में फॉर एग्जांपल 5 kg है, अब अगर ये ऑब्जेक्ट हाई स्पीड से मूव करेगा तो इसका जो मास है वो 5 kg से ग्रेटर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो मास है वो स्पीड पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट का मास स्पीड ज्यादा होगा तो ज्यादा स्पीड ज्यादा होने की वजह से इसका मास भी ज्यादा होगा। अब क्यों, इस चीज को हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां तक आप ये सीखें कि जो चार्ज है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन मास जो है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। तो ये भी चार्ज की एक प्रॉपर्टी है कि ये मास पे डिपेंड स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट प्रॉपर्टीज को वो ये है कि फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज। इफ ऑब्जेक्ट is negatively charged, then its mass
increases, then its mass increases. And if object is positively charged, then its mass decreases. यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया तो उसका जो मास है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर एक ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया तो उसका जो मास है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो किस तरह मास इंक्रीज होता है नेगेटिव चार्ज अपीयर होने से, और किस तरह मास डिक्रीज होता है पॉजिटिव चार्ज अपीयर होने से। तो देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट, दोनों के मासेस जो है ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट, दोनों की जो मासेस है, मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ बी ऑब्जेक्ट। अब अगर यहां से कोई हम एक इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल लें, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद यहां पर कौन सा चार्ज अपीयर हो जाएगा? पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन हमने यहां से एमिट किया उस इलेक्ट्रॉन को हम इधर ऐड करते हैं इस ऑब्जेक्ट में, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो तो 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेस पावर -31 kg के बराबर है। ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है। तो जब आप यहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप एक्चुअली इतने मास को यहां से निकाल रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन को आप यहां से निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेस पावर -31 kg मास को यहां से निकाल रहे हैं। और उस मास को जो आपने यहां से निकाला उसको आपने इस ऑब्जेक्ट में ऐड किया, तो जो नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, तो इलेक्ट्रॉन का जितना मास है वो मास भी इधर आएगा। तो इसका मतलब यह है कि जब कोई एक्स्ट्रा मास इस ऑब्जेक्ट के अंदर दाखिल होगा तो इस वजह से जो मास है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए हम लिखते हैं कि इफ ऑब्जेक्ट इज नेगेटिवली चार्ज, अगर एक ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो गया तो इसका जो मास है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड एन ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज, अब देखिए यहां पर जो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो गया है तो इसका मतलब यह है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है। जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है उसका मास 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 31 था, तो इसका मतलब है कि इसके मास में भी इतना डिक्रीज आएगा। जब मास में डिक्रीज आएगा तो अब जो सिचुएशन होगी वो ये होगी कि मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट जो है वो लेस होगा मास ऑफ बी ऑब्जेक्ट से, या आप कहेंगे कि मास ऑफ बी ऑब्जेक्ट जो है वो मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट से ग्रेटर हो गया। तो यहां तक हमने डिस्कस किया कि चार्ज होता क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ऑब्जेक्ट पर किस तरह अपीयर हो सकते हैं, और ऑब्जेक्ट जो है उसके चार्ज जो है उसके कितने प्रॉपर्टीज है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम वो 7 मेथड पढ़ेंगे जिस 7 मेथड से आप किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। थैंक यू।